हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 10 न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें हम काफ़ी राजाओं के बारे में, उनके साम्राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बताते हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में कि एक अरविंद है जिसको अपने स्कूल में राजा का रोल करना है। जैसे नाटक वगैरह होते हैं ना स्कूल में, तो उसी में उसे राजा का नाटक करना है। तो अरविंद काफ़ी ज़्यादा उसे अच्छा लगता है कि मुझे राजा का नाटक मिला। उसे लगा कि उसे मॉस्टेज नकली की मूछें लगानी पड़ेंगी, और फिर उसने क्या किया, उसने पेपर से मुकुट बना लिया। और उसे लगा, उसे तभी किसी ने बताया कि तुम ना क्या करो कि तुम्हें वीणा भी बजानी है बैठकर, और पोइट्री यानी कवि की तरह कुछ पोएम्स भी गानी है। तो फिर अरविंद सोचने लगा, ऐसा कैसा राजा होता है जो कि वीणा भी बजाए और पोइट्री भी गाए। इसका मतलब तो एक म्यूजिशियन किंग हो गया। तो वो सोचता है कि ऐसा कौन सा म्यूजिशियन किंग होता है, वो सोचने में पड़ जाता है। तो देखिए, हम ऐसे किंग के बारे में पढ़ेंगे, प्रशस्तीज एंड व्हाट दे टेल अस। तो सबसे पहले प्रशस्तीज के बारे में पढ़ते हैं। अरविंद पता है किसकी एक्टिंग कर रहा था? समुद्रगुप्ता की। समुद्रगुप्ता एक बहुत ही फेमस रूलर हैं एक डायनेस्टी के, और उस डायनेस्टी का नाम है गुप्तास। तो गुप्त डायनेस्टी क्या होती है, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं। डायनेस्टी के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा है। जैसे कोई, मान लो अभी किसी का राज्य चल रहा है, फिर आगे जाके उसके बेटे का राज्य चलेगा, आगे जाके उसके बेटे का राज चलेगा। तो फैमिली मेम्बर्स ही, पहले उनके बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, इस तरीके से होते जा रहा है, वही राजा बनते जा रहे हैं, है ना। तो उसी को हम डायनेस्टी कहते हैं। मतलब फैमिली मेम्बर्स ही, उनके बेटे, फिर उनके बेटे, इस तरीके से राजा बनते जाएं, तो डायनेस्टी हो जाती है। तो एक डायनेस्टी है गुप्ताज नाम की, उसी में से एक समुद्रगुप्ता काफ़ी फेमस रूलर रहे हैं। और समुद्रगुप्ता वीणा भी बजाते थे। तो समुद्रगुप्ता के बारे में हम लोगों को कहाँ से पता चला? एक बहुत ही लंबी इंस्क्रिप्शन से। इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं? इंस्क्रिप्शंस वो होती हैं जो कि हमें किसी भी चीज़ पर, पत्थर पर गाड़ गाड़ के या कहीं पर भी लिखी जाती है, इंस्क्रिप्शन उन्हें कहते हैं। तो ये इंस्क्रिप्शन अशोकन पिलर पर लिखी गई थी, जो कि इलाहाबाद में है। और किसके द्वारा लिखी गई थी? हरिसेना के द्वारा। काव्य बाय हरिसेना, तो एक कविता लिखी गई थी हरिसेना के द्वारा। ठीक है, इंस्क्रिप्शन हम उसे कहते हैं। हु वाज पोइट एंड मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्ता। तो यही बताया गया है। ये समुद्रगुप्ता काफ़ी फेमस रूलर हैं गुप्ता डायनेस्टी के, और इनके बारे में हमें एक इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, जो कि अशोकन पिलर इलाहाबाद में लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? हरिसेना के द्वारा, कविता में लिखी गई है। ठीक है, हरिसेना कौन थे? वो समुद्रगुप्ता के कवि भी थे और उनके दरबार के मंत्री भी थे। ठीक है, तो दोनों ही थे वो। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ना, काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, जिसको हम प्रशस्ति कहते हैं। देखिए, प्रशस्ति क्या होता है? प्रशस्ति का मतलब होता है संस्कृत में इन प्रेज ऑफ, यानी किसी की तारीफ में। तो इंस्क्रिप्शंस, राजाओं के बारे में इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे, प्रशस्तियाँ लिखी जाती थी राजाओं के बारे में। अब राजा के दरबारी मंत्री राजा की तारीफ में प्रशस्ति लिखवाते थे। प्रशस्ति में राजा की तारीफ ही की जाती थी, चाहे वो कविता के माध्यम से की जाए हो या किसी भी माध्यम से की जाए, प्रशस्ति में की जाती थी। तो यहाँ पर समुद्रगुप्ता की प्रशस्ति लिखवाई थी हरिसेना ने। अब जो हरिसेना है वो एक पॉइट और मिनिस्टर थे समुद्रगुप्ता के दरबार के। तो प्रशस्तीज आर कंपोज्ड फॉर सम ऑफ द रूलर्स यू रीड अबाउट इन चैप्टर 9। चैप्टर 9 में हमने काफ़ी सारे रूलर्स के बारे में पढ़ा था, राजाओं के बारे में पढ़ा था। जैसे कि लिए हमने पांड्यास के बारे में पढ़ा था, और काफ़ी सारे जितने भी हमने पिछले चैप्टर्स में राजाओं के बारे में पढ़ा है ना, उनकी भी प्रशस्तीज लिखवाई गई हैं। जैसे कि लिए पिछले चैप्टर में हमने गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी के बारे में पढ़ा था। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे गुप्तास के टाइम पे, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर थे ये, मोर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ गुप्तास। ठीक है, गुप्तास के टाइम से पहले ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर माने जाते थे गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। इनके बारे में हम चैप्टर 9 में ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्ता की प्रशस्ति के बारे में, कि प्रशस्ति जो लिखवाई थी हरिसेना ने उसमें क्या था। तो देखिए, समुद्रगुप्ता की जो प्रशस्ति है वो हमें क्या बताती है? जो कवि हैं, यानी कवि हैं हरिसेना, उन्होंने राजा के बारे में काफ़ी तारीफ़ें की हैं। जैसे के लिए कि वो एक अच्छे लड़ाई करने वाले थे, उन्होंने काफ़ी सारे राज्य जीते थे और जंगों में विजय प्राप्त की थी, और वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे थे,
कौन? समुद्रगुप्ता। और काफ़ी ज़्यादा अच्छे कवि भी थे। तो देखिए समुद्रगुप्ता जो थे ना वो बहुत अच्छे कवि थे और उन्हें वीणा बजाना भी आता था, वीणा भी वो बजाते थे। और उन्हें भगवान के समान प्रशस्ति में माना गया है। जो प्रशस्ति है वो काफ़ी लंबे लंबे वाक्यों में लिखी गई है, तो हम कुछ वाक्य पढ़ लेते हैं क्योंकि इतनी लंबी प्रशस्ति तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो कुछ वाक्य दिए गए हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। तो प्रशस्ति में समुद्रगुप्ता को एक वॉरियर के तौर पे बताया गया है, जिनकी जो बॉडी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और मतलब वो ना काफ़ी ज़्यादा उससे कवर है, क्योंकि देखिए उन्होंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, बैटल, एक्सिस, एरोज, स्पाइक्स, स्पीयर्स, बाप डार्ट, मतलब जो तीर वीर है उनके निशान उनकी बॉडी पर बने हुए हैं, और जो बॉडी पर उनके निशान बने हुए हैं वो बताते हैं कि उन्होंने बहुत जंगें लड़ी हैं। तो अगर हम मैप में देखें जो हमें पेज पे दिखाए रखा है आगे वाले पेज पे, तो हम नोटिस करेंगे शेडेड एरिया इन ग्रीन कलर। यू विल ऑल्सो फाइंड अ सीरीज ऑफ रेड डॉट अलॉन्ग इन द ईस्ट कोस्ट एंड यू विल फाइंड एरियाज मार्क्ड इन पर्पल एंड ब्लू एज वेल। द मैप इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द प्रशस्ति। हरिसेना देखिए यहाँ पर बताते हैं कि मैप आपको आगे यहाँ पर दे रखा है, ये मैप है ना, यहाँ पे आप देखिए रेड रेड डॉट भी देखेंगे साइड में, ग्रीन कलर देखिए यहाँ पर बता रखा है, ये पर्पल कलर, पिंक भी, पिंक सा दिख रहा है वैसे तो लेकिन पर्पल बोला गया है, तो देखिए पर्पल कलर है, यहाँ ब्लू कलर है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, इनका अलग अलग मतलब है वो हम अभी पढ़ने वाले हैं, अभी रुक जाइए। तो इनका अलग अलग मतलब है और ये मतलब प्रशस्ति पर बेस्ड है, यानी प्रशस्ति में जो तारीफ़ें की गई हैं उसी के अनुसार बता रखा है यहाँ पर। तो क्या क्या है देखते हैं हम लोग। हरिसेना जो है वो अपनी प्रशस्ति में बताते हैं कि जो समुद्रगुप्ता हैं उन्होंने काफ़ी सारे रूलर से लड़ाइयाँ लड़ी हैं और काफ़ी सारी जंगें जीती हैं। Aryavarta rulers. The area shaded in green on the map. Here there were 9 rulers who were uprooted and their kingdoms were made a part of Samudragupta Empire. तो जो समुद्रगुप्ता का यहाँ पर देखिए जो ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है ना, सबसे पहले मैं अपनी पेन का कलर रेड कर लेती हूँ। ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है ग्रीन कलर में है। अब ये जो ग्रीन कलर वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर 9 राजा रहा करते थे, 9 राजा का यहाँ पर अपना रूल करते थे 9 राजा। तो समुद्रगुप्ता ने ये वाला एरिया भी अपने साम्राज्य के अंदर कर लिया, इधर जंग जीत ली उन लोगों ने, ठीक है। इसके अंदर कानौज, प्राकिया, पाटलिपुत्र और नालंदा आता है, ठीक है। तो ये सारे समुद्रगुप्ता के अंडर में आते थे। उन्होंने यहाँ पर इस एरिया को हम आर्यवर्ता कहते हैं। आर्यवर्ता के 9 राजा इस एरिया पे रहा करते थे। इस एरिया पे समुद्रगुप्ता ने अपनी जंग भेजी और यहाँ पर इस पे विजय प्राप्त की और फिर ये एरिया समुद्रगुप्ता का बन गया, ये बताते हैं। उसके बाद दक्षिण पथ के बारे में हमने पहले पढ़ा था ना। Here there were 12 rulers. Some of those capitals are marked with red dots on the map. They surrendered to Samudragupta after being defeated and he then allowed them to rule again. दक्षिण पथ, यहाँ पर जो आपको दक्षिण पथ दिख रहा है इस वाले एरिया को दक्षिण पथ, यहाँ पर जो रेड रेड कलर आपको दिख रहा है ना, रेड रेड डॉट, ये सारे है ना, ये सारे जो हैं ये दक्षिण पथ वाला एरिया था। और यहाँ पर कितने लोग थे, यहाँ पर 12 राजा अपना राज्य करते थे। तो 12 राजा थे यहाँ पर रेड कलर के डॉट्स पे, यहाँ पर अलग अलग राजाओं के राजधानी वगैरह दिखा रखी हैं। तो यहाँ पर 12 राजा राज करते थे और फिर समुद्रगुप्ता ने इस वाले एरिया को भी जीत लिया। लेकिन उन्होंने जीत लिया, लेकिन फिर भी जो 12 राजा यहाँ पर राज्य करते थे उनको कह दिया कि अब कोई बात नहीं, आप यहाँ दोबारा से राज्य कर सकते हैं। तो ये वाला एरिया है तो समुद्रगुप्ता का, लेकिन 12 राजा से जीतने के बाद भी उन्होंने उनको अलाउ कर दिया कि यहाँ आप दोबारा से राज्य कर सकते हैं अपना। उसके बाद द इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट इंक्लूडिंग असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल एंड नंबर ऑफ गणसंघास in the northwest marked in purple on the map. They brought tribute, followed his order and attended his court. तो अब हम देखते हैं असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल वाला रीजन जो कि इस जगह मार्क किया गया है। तो देखिए ये जो जगह है पर्पल कलर की, मैं आपको अंडरलाइन करके बता देती हूँ। ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया, ये नेपाल वाला रीजन इधर पड़ता है और यहाँ पर वेस्ट बंगाल की कोस्ट साइड पड़ती है, असम पड़ता है ना, असम इस साइड। तो ये सारा जो रीजन है ये भी समुद्रगुप्ता के अंडर में ही था। यहाँ के सारे जो राजा थे वो आते थे, समुद्रगुप्ता के ऑर्डर फॉलो करते थे, उनको ट्रिब्यूट देते थे और कोर्ट भी उनका, दरबार में भी यहाँ के सारे राजा आते थे, ठीक है, ये बताते हैं। और रूलर्स ऑफ आउटलाइंग एरियाज मार्क्ड इन ब्लू, फेरब्जा, Descendants, Kushanas and Shakhas
एंड द रूलर ऑफ श्रीलंका हु सबमिटेड टू हिम एंड ऑफर डॉटर इन मैरिज। तो यहाँ पर बताते हैं कि जो ब्लू कलर मैप में है वहाँ पर कुशानाज और शकाज रहा करते थे। ये वाला ब्लू कलर का एरिया, ये वाला जो ब्लू कलर का एरिया आपको दिखा रखा है ना, तो यहाँ पर कौन रहते थे? शखानाज, कुशानाज और शकास। तो ये वाला एरिया भी समुद्रगुप्ता के अंडर में था, और यहाँ नीचे श्रीलंका वाला एरिया भी था। लेकिन यहाँ के जो राजा थे ना, उन्होंने अपने बेटे की शादी के लिए समुद्रगुप्ता से पूछा था। तो ये बता रखा है हमें। उसके बाद बस यही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैप में हमें बता दिया। यहाँ पर इलाहाबाद का ओल्ड नेम प्राक्या था, और उज्जैन, पटलिपुत्र, पटना ऑन द मैप, मतलब हम बता सकते हैं उज्जैन, पटलिपुत्र वही सारी चीज़ें हैं। देखिए ये रहा पटलिपुत्र, ये रहा उज्जैन वगैरह, ये रहा, है ना। तो आप लोकेट कर सकते हैं। विद समुद्रगुप्ता ट्रीटेड द रूलर ऑफ आर्यवर्ता एंड दक्षिणापथ। तो यहाँ पर बताते हैं कि आर्यवर्ता के रूलर्स पे तो समुद्रगुप्ता ने राज कर लिया था, लेकिन यहाँ के रूलर्स पे जो दक्षिण पथ के रूलर्स थे वहाँ पर राज्य तो कर लिया था, लेकिन उन लोगों को दोबारा से अलाउ कर दिया था कि आप फिर से यहाँ पर राज्य कर सकते हैं अपना, ठीक है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे है हमारा विक्रम संवत और जीनोलॉजीज के बारे में। तो पहले हम इसको ना पढ़ के जीनोलॉजीज के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इस पर आएंगे, ठीक है। तो देखिए, मोस्ट प्रशस्तीज ऑल्सो मैंशन द एंसेस्टर्स ऑफ द रूलर। तो हमने प्रशस्तीज के बारे में पढ़ा जो राजा की तारीफों में लिखी जाती थी। तो प्रशस्तीज के अंदर राजा के एंसेस्टर्स यानी राजा के पूर्वज, दादाजी, पिताजी, परदादा, उनके बारे में भी बताया गया है। जैसे समुद्रगुप्ता की जो प्रशस्ति है उसमें उनके ग्रेट ग्रैंडफादर को और उनके पापा को, उनके ग्रैंडफादर को, उनकी मदर को भी बताया गया है। जैसे कि लिए परदादा, दादा, पापा और मम्मी के बारे में भी समुद्रगुप्ता की प्रशस्ति में लिखा है। जैसे कि लिए उनकी मम्मी का जो नाम था वो था कुमारा देवी, और वो लिच्छवी गण से बिलोंग करती थी। गण के बारे में हमने पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में ही। देखिए कौन से चैप्टर में पढ़ा था हम लोगों ने? चैप्टर 5 में पढ़ा था। गण और संघ के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। तो लिच्छवी गण से वो बिलोंग करती थी, और यहाँ से महावीर भी बिलोंग करते थे, आपको याद होगा तो। और उनके फादर चंद्रगुप्त। अब हमने अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था, तो वो तो मौर्य डायनेस्टी के थे, ये दूसरे चंद्रगुप्त हैं। चंद्रगुप्त ये वाले अलग हैं और चंद्रगुप्त मौर्य वाले अलग हैं, ठीक है। तो ये तो गुप्ता डायनेस्टी के चंद्रगुप्त हैं, और एक मौर्य डायनेस्टी के भी चंद्रगुप्त थे जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे। तो कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पर समुद्रगुप्ता के मदर का नाम है कुमारा देवी, जो कि लिच्छवी गण से बिलोंग करती हैं। उनके फादर का नाम है चंद्रगुप्त, जो कि गुप्त डायनेस्टी में माना जाता था उन्हें महाराज अधिराज, यानी उनके अंडर में काफ़ी सारे महाराजा आते थे। और समुद्रगुप्ता ने भी अपने आगे महाराज अधिराज लगाया, ये टाइटल यूज़ किया। उनके जो परदादा थे और दादा थे वो सिंपल थे, जैसे महाराजाज होते हैं। तो उनमें जैसे यहाँ बताते हैं कि दादा और परदादा सिंपल थे, उसके बाद इनका जो समुद्रगुप्ता, उसके बाद इनके पापा, तो ये सब बढ़ते रहे मतलब पहले सिंपल थे, उसके बाद इनकी वैल्यू बढ़ती गई, ये बोला है। तो इट सीम्स एज ए फैमिली ग्रेजुअली रोज टू इम्पोर्टेंस धीरे धीरे इनकी बढ़ी है। अब जो समुद्रगुप्ता हैं, इन टर्म्स फिगर्स जो जीनियोलॉजीज, अब देखिए मेन हमारा जो था जीनियोलॉजीज, इनका क्या मतलब होता है? जीनियोलॉजी का मतलब होता है एंसेस्टर्स की लिस्ट। यानी जैसे समुद्रगुप्ता की जीनियोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा, समुद्रगुप्ता की जीनियोलॉजी क्या थी? उनके एंसेस्टर्स के बारे में हमने पढ़ा, जैसे परदादा, फिर दादा, फिर पापा, फिर मम्मी, है ना। तो ये जीनियोलॉजी होती है, पूर्वजों के बारे में लिस्ट को हम जीनियोलॉजी कहते हैं। तो जैसे के लिए जो समुद्रगुप्ता थे, अब उनके बेटे के बारे में बताया है हमें। जो समुद्रगुप्ता के बेटे थे उनका नाम उन्होंने चंद्रगुप्त ही रखा। समुद्रगुप्ता के पापा का नाम था चंद्रगुप्त, अब समुद्रगुप्त ने अपने बेटे का नाम भी चंद्रगुप्त रख दिया। तो अब कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम समुद्रगुप्त के पापा को चंद्रगुप्त 1 कहेंगे और समुद्रगुप्त के बेटे को चंद्रगुप्त 2 कहेंगे, ठीक है, सिंपल है। तो चंद्रगुप्त 2 समुद्रगुप्त के बेटे का नाम पड़ गया। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस। अब चंद्रगुप्त 2 के बारे में हमें इंस्क्रिप्शंस और सिक्कों से पता चलता है। और ही लेड एन एक्सपेडिशन टू वेस्टर्न इंडिया वेयर ही ओवरकम द लास्ट ऑफ शकाज। अब जो शकाज थे ना, शकाज काफ़ी बड़े रूलर थे। शकाज का अंत चंद्रगुप्त 2 ने ही किया था, उन पे जीत लिया था उन्होंने शकाज को। तो शकाज
अंत हो गया था शकास का। अकॉर्डिंग टू लेटर बिलीव हिज कोर्ट वॉज फुल ऑफ लर्न पीपल। पता जो इनकी इंस्क्रिप्शंस हैं और चंद्रगुप्त दो की प्रशस्ति वगैरह में पता लगता है कि इनका जो दरबार है उसमें सारे पढ़े लिखे लोग ही आया करते थे, काफ़ी बुद्धिमान लोग रहा करते थे। इसके बारे में चैप्टर 11 में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखते हैं हर्षवर्धना एंड हर्षचरिता। तो जैसे हमने पढ़ा गुप्ता रूलर्स के बारे में, गुप्ता रूलर्स के बारे में हमने इंस्क्रिप्शन से जाना, कॉइन से जाना, सिक्कों से जाना, लेकिन जो हर्षवर्धना है, हर्षवर्धना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रूलर थे। नियरली 1400 साल पहले काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूलर थे, काफ़ी अच्छे रूलर थे हर्षवर्धना, ठीक है। 14 साल पहले, सॉरी 1400 साल पहले। तो इनके बारे में हमें बायोग्राफी से पता चलता है। बायोग्राफी क्या होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट। बायोग्राफी देखिए, जैसे के लिए एक ऑटोबायोग्राफी होती है, एक बायोग्राफी होती है। बायोग्राफी यानी दूसरे के बारे में, मतलब हर्षवर्धना के बारे में किसी और ने लिखा हो, और ऑटोबायोग्राफी का मतलब हर्षवर्धना ने खुद अपने बारे में लिखा हो। तो बायोग्राफी यानी किसी और ने हर्षवर्धना के बारे में लिखा है, तो उससे हमें हर्षवर्धना के बारे में पता चला है। तो ये हिस्कोर्ट पोएट बना भट्टा रॉट हिज बायोग्राफी। तो बायोग्राफी किसने लिखी है, बना भट्टा ने। बना भट्टा ने, जो कि इनके दरबारी थे और एक कवि भी थे, तो उन्होंने ही हर्षवर्धना की बायोग्राफी लिखी है और बायोग्राफी का नाम रखा है हर्षचरिता, ठीक है। तो हर्षवर्धना की बायोग्राफी का क्या नाम है, हर्षचरिता। तो ये चीज़ें जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इनको। हर्षवर्धना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर थे 1400 साल पहले। इनके बारे में पता चलता है बायोग्राफी से। इनकी बायोग्राफी इनके दरबारी और एक कवि ने लिखी है जिनका नाम था बना भट्टा। अब बना भट्टा ने इनकी बायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है हर्षचरिता। और हर्षचरिता बायोग्राफी किस में लिखी गई है, संस्कृत में, ठीक है। बहुत सिंपल है, संस्कृत में लिखी गई है। और हर्षवर्धना को हम शॉर्ट में हर्ष कह रहे हैं। तो हर्ष के बारे में बायोग्राफी में जीनोलॉजी भी बताई गई है हर्ष की, यानी हर्ष के दादाजी, फिर पापा जी, ऐसे करके। एंड विद हिज बिकमिंग किंग। और हर्ष की जीनोलॉजी कहाँ पर ख़त्म हुई है, उन पर, मतलब जैसे कि लिए पहले दादा होंगे, फिर पापा होंगे, फिर मम्मी होंगी, फिर जब वो आए तो जीनोलॉजी ख़त्म हो गई। अब हम जुआनजांग के बारे में पढ़ेंगे। जुआनजांग आपको याद है ना, जो हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था। जुआनजांग कौन थे, एक पिलग्रिम थे जो कि घूमने आया करते थे और बुद्धिस्ट थे, काफ़ी अच्छे बुद्ध के वो थे, एक तरीके से फॉलोवर थे। तो जो जुआनजांग थे उन्होंने भी हर्ष के कोर्ट में, हर्ष के दरबार में काफ़ी सारा समय बिताया है। और जुआनजांग एक चाइनीज़ पिलग्रिम है और इन्होंने जो भी कुछ देखा हर्ष के कोर्ट में वो उन्होंने बताया भी है कि कैसे कैसे उन्होंने देखा। तो हाँ, अब हम विक्रम संवत पढ़ लेते हैं जो हमने छोड़ दिया था। The era beginning in the 58 BCE is traditionally associated with Gupta king Chandragupta II, who had founded it as a mark of victory over the Shakas and assumed the title of विक्रमादित्य। तो देखिए बच्चों, एरा का मतलब होता है कोई भी टाइम, कोई भी समय। तो जो वो वाला समय है जो कि 58 BCE वाला समय। देखिए BCE, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BCE। BCE याद कीजिए, हमने चैप्टर 1 में ही पढ़ लिया था BCE के बारे में। देखिए BCE इसकी फुल फॉर्म होती है बिफोर क्राइस्ट एरा, यानी क्राइस्ट के जन्म से पहले वाला समय, उसको हम BCE कहते हैं। तो जो BCE 58 BCE वाला समय था ना, तो उस समय चंद्रगुप्त II ने शाकास को हरा दिया था। अब हमने पढ़ा चंद्रगुप्त II यानी समुद्रगुप्त के बेटे, उन्होंने शाकास को हरा दिया था और इसी वजह से चंद्रगुप्त II का नाम विक्रमादित्य पड़ गया, ठीक है। तो 58 BCE वाले समय को हम विक्रम संवात कहते हैं, जिसमें शाकास की हार हो गई थी चंद्रगुप्त II के जरिए, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं इसके एरा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, Harsh was not the eldest son of his father but became king of Thaneshwar after both his father and elder brother died। तो जो हर्षवर्धना थे वो सबसे बड़े बेटे नहीं थे अपने पापा के, बल्कि वो छोटे बेटे थे। लेकिन जैसे ही उनके पापा की और उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो फिर वो लोग हर्षवर्धना राजा बन गए। तो हर्षवर्धना की बहन के भाई को हम ब्रदर इन लॉ कह रहे हैं। तो जो हर्षवर्धना के बहन के भाई थे उनको, वो कानौज के रूलर थे और उनको मार दिया गया था बंगाल के रूलर के द्वारा। तो हर्ष ने एक तरीके से जो कानौज था उधर भी उन्होंने अपना राज्य किया, क्योंकि
कान्होज के जो राजा थे ब्रदर इन लॉ, उनको तो मार दिया था ना, तो हर्ष ने कान्होज का एरिया लिया और उसके बाद बंगाल के रूलर जिन्होंने मारा था उनके ब्रदर इन लॉ को, उनसे भी आर्मी उनके लिए भेजी, ठीक है, लड़ने के लिए दोबारा से। एल्थो ही वॉज सक्सेसफुल इन द ईस्ट, तो उन्होंने बंगाल के रूलर को हरा दिया और उसके बाद मगधा वाला जो एरिया है और बंगाल वाला एरिया है उस पर भी उनका शासन हो गया। लेकिन जब वो नीचे वाली तरफ जा रहे थे ना, डेक्कन वाला जो एरिया है ना, जहाँ पर नर्मदा नदी पड़ती है, जैसे हमारा इंडिया का मैप पीछे रह गया ना, ये वाला, ये नीचे वाला जो एरिया है ये वाला, यहाँ पर डेक्कन आता है इस जगह, महाराष्ट्र वाला जो जगह ना, उधर डेक्कन का राज्य आता है, डेक्कन। तो अब जो ये थे जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, हर्षवर्धना, उन्होंने डेक्कन वाला एरिया भी हड़पने इन द सेंस मतलब अपने अंडर में लाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोशिश की लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए वहाँ पर, बट वाज स्टॉप्ड बाय द रूलर। उसके बाद वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, उन्होंने वो किससे हार गए, चालुक्य से हार गए। चालुक्य की डायनेस्टी थी और चालुक्य की डायनेस्टी से एक थे पुलाकेशिन्स टू, ठीक है, चालुक्य की डायनेस्टी से पुलाकेशिन टू थे, उनके द्वारा हर्षवर्धना को रोक दिया गया। डेक्कन वाले एरिया पे जाने वाले थे लेकिन रोक दिया गया पुलाकेशिन टू की तरफ से। पल्लव्स चालुक्यास पुलाकेशिन्स प्रशस्ति। अब हम पढ़ेंगे पल्लव्स के बारे में, चालुक्यास के बारे में, पुलाकेशिन की प्रशस्ति के बारे में। तो देखिए पल्लव्स और चालुक्य ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी थी साउथ इंडिया में, जो समय हम पढ़ रहे हैं उस समय की, ठीक है। तो पल्लव और चालुक्य ये आप समझ लीजिए, पल्लव चालुक्य डायनेस्टी के नाम है, ठीक है, डायनेस्टी के नाम है ओनली। पल्लव चालुक्य दो डायनेस्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया वाले रीजन में, ठीक है। द किंगडम ऑफ द पल्लव्स स्प्रेड फ्रॉम द रीजन अराउंड देयर कैपिटल कंचीपुरम to the Kaveri Delta, while that of Chalukyas was centered around the Rachur Doab between the river Krishna and Tungabhadra। तो यहाँ पर बताते हैं कि जो पालव की डायनेस्टी का साम्राज्य था वो बढ़ता गया, और पाल्लव का राजधानी कौन सी थी, पाल्लव की डायनेस्टी की राजधानी कौन सी थी, कांचीपुरम से कावेरी डेल्टा तक, ठीक है। तो आप बस ये ध्यान में रखिए कि पल्लव एक डायनेस्टी है और पल्लव का जो साम्राज्य था उसकी कैपिटल थी कांचीपुरम से कावेरी डेल्टा तक। अब जो चालुक्य थे, चालुक्य का जो साम्राज्य था वो रेचुर डोआब तक था। रेचुर डोआब का क्या है, रेचुर डोआब कृष्णा नदी और तुंगाभद्रा नदी के बीच वाला एरिया को हम रेचुर डोआब कहते हैं। तो चालुक्य का राज्य रेचुर डोआब पर था, ठीक है। तो ये आपको याद में रखना है। पल्लव्स की कैपिटल थी कंचीपुरम और से कावेरी डेल्टा तक, और चालुक्य रेचुर डोआब से उनका राज्य चलता था, जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में रेचुर डोआब पड़ता था। सिंपल है, आप इसको एक दो बार रीड कीजिए, आपको याद हो जाएगा। एहोल द कैपिटल ऑफ चालुक्य। अब चालुक्य का कैपिटल क्या था, चालुक्य वाले जो डायनेस्टी थी उसका कैपिटल था अईहोल। अब अईहोल ये भी याद रखना है, अईहोल द कैपिटल ऑफ चालुक्य वाज इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, वहाँ पर व्यापार ज़्यादा हुआ करता था, और यहाँ पे मैं हटा देती हूँ, हाँ वहाँ पर व्यापार ज़्यादा हुआ करता था और काफ़ी रिलीजन सेंटर था अईहोल। चालुक्य का कैपिटल अईहोल, काफ़ी ज़्यादा उधर मंदिर वगैरह थे, काफ़ी रिलीजियस था, वो धार्मिक था। पल्लव्स और चालुक्य, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, पल्लव और चालुक्य दोनों ही एक डायनेस्टी हैं। पल्लव चालुक्य ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी और उन्होंने एक दूसरे के ज़मीन को अटैक करने की कोशिश की थी, और ज़्यादातर पल्लव चाहता था कि वो चालुक्य का कैपिटल हड़प ले और चालुक्य चाहता था कि वो पल्लव के कैपिटल को अपने अंडर में ले आए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर कैपिटल जो हुआ करते थे ना, कैपिटल यानी जिन राजधानियाँ जो हुआ करती थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रिच हुआ करती थी, तो सारे राजा उन्हीं को अपने अंडर में लाने की कोशिश किया करते थे, ठीक है। द बेस्ट नॉन चालुक्य रूलर वाज पुलाकेशिन टू। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम अ प्रशस्ति कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोइट रविकीर्ति। तो देखिए चालुक्य की जो डायनेस्टी है, चालुक्य की डायनेस्टी के काफ़ी इंपॉर्टेंट राजा बने थे पुलाकेशिन टू। पुलाकेशिन टू ने हर्षवर्धना को रोक दिया था, ठीक है, डेक्कन वाला एरिया लेने से, है ना, हमने अभी ऊपर पढ़ा। तो पुलाकेशिन टू ये कहाँ के, कौन सी डायनेस्टी के रूलर थे, चालुक्य की डायनेस्टी के रूलर थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी जाने माने रूलर पुलाकेशिन टू। तो हमें पुलाकेशिन टू के बारे में एक प्रशस्ति से ही पता चलता है, जो कि उनके दरबारी और कवि ने ही लिखी थी और उनका नाम था रविकीर्ति। तो
याद रखने की चीज़ है, पुलाकेशिन टू चालुक्य डायनेस्टी से थे और पुलाकेशिन के बारे में प्रशस्ति से पता चलता है जो कि रविकीर्ति ने लिखी थी। ठीक है, और पुलाकेशिन की प्रशस्ति में भी उनके एंसेस्टर्स के बारे में पता चलता है, मतलब उनके पूर्वज के बारे में पता चलता है। तो 4 जनरेशन के बारे में पता चलता है, जैसे कि लिए परदादा, फिर दादा, फिर पापा, फिर ये 4 जनरेशन्स के बारे में प्रशस्ति में पता चलता है। ठीक है, पुलाकेशिन इवेंटुअली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल। पुलाकेशिन को अपना साम्राज्य उनके अंकल से मिला था। और आगे हम पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू रविकीर्ति ही लेड एक्सपेंडिशंस अलोंग बोथ द वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट। रविकीर्ति प्रशस्ति में बताते हैं कि जो पुलाकेशिन थे वो वेस्ट से लेकर ईस्ट तक उनका राज्य था। क्योंकि देखिए प्रशस्ति में ऑफकोर्स तारीफ ही की जाती है, तो प्रशस्ति में तारीफ ही की जाती है। तो पुलाकेशिन वाले जो रूलर हैं उनकी तारीफ की है रविकीर्ति ने प्रशस्ति में, और बताया है कि वेस्ट से लेकर ईस्ट कोस्ट तक का एरिया पुलाकेशिन का ही था। वेस्ट से ईस्ट कोस्ट का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला पूरा एरिया, ठीक है, पुलाकेशिन का था। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी से समझ लेते हैं। हमने यहाँ पर थे हम लोग, ठीक है। Beside he checked the advance of Harsh. There is an interesting play of words in the poem. Harsh means happiness. The poet says that after the defeat, Harsh was no longer Harsh. Pulakeshin also attacked the Pallav king who took shelter behind the walls of Kanchipuram. तो अब यहाँ पर पुलाकेशिन की तारीफ की गई है कि जो हर्षवर्धना थे, हर्ष का मतलब होता है खुशी, लेकिन हर्षवर्धना पुलाकेशिन से हार गए तो हर्ष की खुशी नहीं रही। और फिर पुलाकेशिन ने पल्लव के राजा पर भी अटैक करने की कोशिश की, और जब कोशिश की तो पल्लव के राजा छुप गए थे कांचीपुरम में, अपनी कैपिटल में, ये बताते हैं। बट द चालुक्य विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव्ड। अनलिमिटेडली बोथ द पल्लव एंड चालुक्य गैव अवे टू न्यू रूलर्स बिलोंगिंग टू राष्ट्रकूटा एंड चोला डायनेस्टी। अब देखिए 2 डायनेस्टी के बारे में अभी हम पढ़ते आ रहे हैं, पल्लव और चालुक्य, है ना। पल्लव चालुक्य दोनों ही डायनेस्टी काफ़ी कम समय तक रहीं, क्योंकि इन दोनों डायनेस्टी को हरा दिया दूसरी डायनेस्टी ने, और पल्लव को हराया राष्ट्रकूटा ने और चालुक्य को हराया चोला की डायनेस्टी ने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। पल्लव चालुक्य थोड़े समय तक ही चली थी, राष्ट्रकूटा और चोला की डायनेस्टी ने उन्हें हरा दिया था, और इन डायनेस्टी के बारे में हम क्लास 7th में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अब देखिए हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्ट्रेटेड, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। As in the case of earlier kings, land revenue remained important for these rulers and the village remained the basic unit of administration. पुराने राजाओं के अनुसार जो कर था, जो टैक्स था, वो लिया जाता था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ना, क्योंकि राजा वगैरह टैक्स ही तो लेते थे पहले भी। और जो गांव वाला एरिया था वहाँ से ज़्यादा टैक्स आता था, क्योंकि गांव में ज़्यादातर किसान होते हैं, किसान अपनी फसलें वगैरह ट्रिब्यूट के तौर पर देते थे। देयर वर सम न्यू डेवलपमेंट एज वेल, काफ़ी नए नए डेवलपमेंट हुए धीरे धीरे करके। जो राजा थे उन्होंने काफ़ी सारे क्या किया, काफ़ी बड़े बड़े पावरफुल लोगों को इकोनॉमिकली, सोशली, किसी भी तरीके से, जैसे देखिए आप बस ये समझिए, जो राजा थे ना उन्होंने कॉन्टैक्ट, यानी उन्होंने ऐसे लोगों से दोस्ती करनी शुरू कर दी, ऐसे आदमियों से दोस्ती करनी शुरू कर दी जो काफ़ी पावरफुल हों, काफ़ी इकोनॉमिकली पावरफुल हों, या कहीं के पंच हों, या बहुत ही ज़्यादा उन्हें माना जाता हो, रिच हों पैसों में। तो राजा ऐसे लोगों से ही दोस्ती करना चाहते थे जिनके पास काफ़ी आर्मी वगैरह हो, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर ऐसे ही लोग राजा के काम आते थे ज़्यादातर। तो ऐसे ही लोगों से वो दोस्ती करते थे। सम इम्पॉर्टेंट administrative posts were now hereditary. This means that sons succeeded fathers as their post. For example, the poet Harisena was the Mahadandnayaka or chief judicial officer like his father. तो देखिए यहाँ पर बताते हैं धीरे धीरे रूल चेंज हुए। क्या क्या रूल चेंज हुए, राजा ने क्या एक नया रूल लागू कर दिया कि अब से, जैसे मान लो आपके किसी के भी पापा हम मान लेते हैं मंत्री हैं, ठीक है, मिनिस्टर हैं राजा के कोर्ट के। तो अब जैसे इनकी डेथ होगी या इनके बाद उनका बेटा क्या बनेगा, उनका बेटा भी मिनिस्टर बन जाएगा, फिर इनका बेटा भी मिनिस्टर बनेगा, फिर इनका बेटा भी मिनिस्टर बनेगा। तो इस तरीके से एक नया रूल चल गया था कि अगर किसी का पापा कोई भी काम करते हैं किसी की भी पापा, तो उनका बेटा भी वही काम करेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, जो हरिसेना थे पोइट, हरिसेना महादंड नायका यानी चीफ जजिकल ऑफिसर बन गए थे, जैसे कि लिए उनके पापा भी चीफ जजिकल ऑफिसर ही थे। चीफ जजिकल ऑफिसर यानी जो जज लोग होते हैं, ठीक है।
Next, sometimes one person held many offices. For instance, beside King Mahadant Nayaka, Harisena was a Kumar Amatya, means an important minister, and a Sandhi Vikarika, means a minister of war and peace. अब यहाँ बताते हैं कभी कभी एक ही आदमी काफ़ी चीज़ बन जाया करता था. फॉर एग्जाम्पल जो हरिसेना थे वो एक महादंड नायिका तो थे ही, उसके अलावा वो एक कुमार अमत्या भी थे, यानी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मंत्री भी थे, और इसके अलावा वो एक ऐसे मंत्री भी थे जिन्हें लड़ाई और शांति का माना जाता था. तो एक ही आदमी काफ़ी चीज़ें भी बन सकता था. Besides, important men probably had a say in local administration. These included the Nakara Shrestri or chief banker or merchant of the city, the Sartvadha or leader of the merchant caravans. उसके बाद यहाँ पर बता दें कि जो इम्पोर्टेंट मैन होते थे, जैसे कहेंगे पंच हो गए किसी भी गांव के, या फिर चीफ बैंकर हो गए, या फिर पूरे शहर के एकदम मास्टर हो गए, वो लोग ज़्यादा पावरफुल माने जाते थे. तो ये तो होता ही है हर जगह. द प्रथम कृतिका और द चीफ क्राफ्ट मैन एंड द हर्ड ऑफ काशी यादव स्क्राइब. तो जैसे देखिए एक चीज़ है, एक ऑफिस है जिसमें जैसे मान लो क्राफ्टमैन का एक क्राफ्टमैन हैं काफ़ी सारे, तो उनमें जो चीफ क्राफ्टमैन होगा, जो सबसे बड़ा क्राफ्टमैन होगा, उसकी मानी जाएगी, उसकी चलेगी. तो यही चीज़ है. दीज पॉलिसीज वर रीजनेबली इफेक्टिव, बट सम और लेटर सम ऑफ दिस पावरफुल मैन ग्रू स्ट्रॉन्ग एनफ टू सेट अप इंडिपेंडेंट किंगडम्स. कभी कभी क्या होता था, उनकी तो चलती थी, लेकिन कभी कभी वो इतनी स्ट्रांग हो जाते थे कि वो खुद राजा बन जाते थे. ये सोचते थे कि हमारा एक नया किंगडम हम बना लेंगे. तो काफ़ी स्ट्रांग हो जाया करते थे ऐसे लोग. अब हम पढ़ेंगे न्यू काइंड ऑफ आर्मी, एक नई तरीके की सेना, आर्मी. जैसे पहले राजा वगैरह हुआ करते थे, तो राजा अच्छी तरीके से आर्मी भी अपनी मेंटेन कर रखते थे, जैसे घोड़े वगैरह, हाथी वगैरह, काफ़ी सारे रथ, और लोग जैसे जानवरों पर चलते थे, और पैदल भी चलने वाली सेना होती थी उन लोगों की. तो काफ़ी राजा थे जिनकी बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं हुआ करती थी. इसके अलावा जो मिलिट्री लीडर्स यानी सेनापति होते थे, जो कि किंग को, हाँ, मिलिट्री लीडर्स एक तरीके से वो लोग, ऐसे लोग हुआ करते थे जो राजा को सेना प्रोवाइड करवाते थे जब भी राजा को चाहिए. जैसे राजा की सेना वीक पड़ गई, कमज़ोर पड़ गई, अब राजा को नई सेना चाहिए, तो मिलिट्री लीडर्स नई सेना उन्हें प्रोवाइड करवाते थे. उन्हें पैसे नहीं दिए जाते थे, बल्कि राजा उन्हें ज़मीन दे देता था कि ये ज़मीन तुम्हारी, इधर से जो भी आपका टैक्स आएगा ना वो तुम ले लेना सारा टैक्स, और उस टैक्स से नई सेना हमें दे देना, और थोड़ा टैक्स खुद के पास रख लेना. तो इस तरीके से होता था. मिलिट्री लीडर्स उन्हें कहते थे जो कि राजा को सेना प्रोवाइड करवाते थे. आई होप इट इज़ क्लियर. इंस्टीड सम ऑफ देम रिसीव्ड ग्रांट ऑफ लैंड, दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड, वही है, एंड प्रोवाइड इक्विपमेंट फॉर वेलफेयर. और ऐसे लोगों को जो कि सेना प्रोवाइड करवाते थे, इन लोगों को हम समानतास बोलते हैं. तो जब भी राजा की सेना वीक पड़ जाएगी, तो समानतास क्या करेंगे, सेना प्रोवाइड करवाएंगे. और कभी कभी क्या होता था, समानतास इतने ऊंचे हो जाते थे कि वो खुद का ही एक नया साम्राज्य शुरू कर देते थे. उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं असेंबलीज इन साउथर्न किंगडम्स. अब जो साउथ की साम्राज्य होते हैं, उधर की असेंबलीज कैसे होती थी. जो इंस्क्रिप्शंस हैं जो पाए गए हैं, इंस्क्रिप्शंस पल्लव्स के, उनमें काफ़ी सारे लोकल असेंबलीज के बारे में बताया गया है. लोकल असेंबलीज क्या होती हैं, सभा होती हैं. सभा में एक सभा लगती थी जिनमें ब्राह्मण लोग और ब्राह्मण लैंड ऑनर्स, यानी ब्राह्मण जो कि, जैसे देखिए किसी की बहुत बड़ी ज़मीन है तो वो तो लैंड ऑनर कहलाता है कि जिसकी ज़मीन है. अब वो लैंड ऑनर जिसकी ज़मीन है वो ब्राह्मण हो तो उनकी अलग सभा लगती थी. ठीक है, ब्राह्मण लैंड ऑनर्स की, ब्राह्मण ज़मींदार की अलग सभा लगती थी. ठीक है, इन सभा में वो लोग सोचते थे कि कैसे कैसे, ये कमेटी होती थी एक तरीके से, इसमें वो सोचते थे कि कैसे कैसे अपनी फसल उगानी है, ये एग्रीकल्चर ऑपरेशन कैसे करने हैं, सड़क वगैरह कैसे बनवानी है, मंदिरों का निर्माण कहाँ करना है, एक्सेट्रा वगैरह चीज़ें डिस्कस की जाती थी. और एक ऐसी विलेज असेंबली होती थी जो कि ऐसी एरियाज पर होती थी जहाँ पर लैंड ऑनर्स ब्राह्मण नहीं हैं. इसको समझते हैं. देखिए बच्चों, और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है. उर जो है ना, वो एक ऐसा विलेज असेंबली होती थी, ऐसी सभा होती थी जहाँ के जमींदार ब्राह्मण नहीं हैं. वो लोग जो सभा करते थे उसको हम उड़ बोलते थे. ठीक है, यही चीज़ है, बहुत सिंपल है. एंड द नागाराम वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट. अब सारे व्यापारियों की जो ऑर्गेनाइजेशन होती थी उसको हम नागाराम बोलते थे. ये ऐसी ही सभा होती थी, मतलब ज़्यादातर यहाँ पर बता रखा है सारी सभाओं को कौन कंट्रोल करता था, काफ़ी बड़े बड़े और पैसे वाले आदमी. तो ये तो ऑफकोर्स होता ही है हर जगह. ठीक है, काफ़ी सारी सभाएं सेंचुरीज तक भी चली. उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम्स. अब देखिए हमने राजाओं के बारे में पढ़ा, शासकों के बारे में पढ़ा, इतने सारे हर्षवर्धना हो गया,
काफ़ी सारे राजाओं के बारे में पढ़ा ना। अब हम आम आदमियों की बात करते हैं जो कि राजा के राज्य में रहा करते थे। तो हम ना काफ़ी सारे आम आदमियों के बारे में कहाँ से पता लगाते हैं, नाटकों से पता लगाते हैं। तो चलिए हम नाटकों के बारे में पढ़ते हैं। कालिदास ना काफ़ी नाटक किया करते थे राजा के दरबार में। तो कालिदास के नाटक से हमें पता चलता है आम आदमियों के बारे में। इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुआ करती थी पहले के समय पे कि जो राजा और ब्राह्मण हुआ करते थे वो संस्कृत भाषा में बात करते थे, और जो आम आदमी, वुमेन और मैन हुआ करते थे, आम लोग, वो प्राकृत भाषा यूज़ करा करते थे। हिज मोस्ट फेमस प्ले, तो कालिदास के जो नाटक होता था उसमें तो यही बताया गया है। कालिदास का बहुत ही ज़्यादा फेमस एक नाटक था जिसका नाम था अभिजनना शकुंतलम। अभिजनना शकुंतलम, इसके बारे में आपको याद रखना है। ये कहानी थी एक राजा और नेम दुष्यंता, एक राजा थे जिनका नाम था दुष्यंता और एक यंग वुमेन थी जिनका नाम था शकुंतला। उनकी लव स्टोरी की ये कहानी है। वी फाइंड एन इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लाइट ऑफ अ पुअर फिशरमैन इन दिस प्ले। इस नाटक में एक बहुत ही गरीब फिशरमैन के बारे में बताया है। अ फिशरमैन फाइंड्स अ रिंग, यानी एक फिशरमैन को एक अंगूठी मिली। फिशरमैन का मतलब होता है मछुआरा। तो एक फिशरमैन था जो इसे बहुत ही कीमती रिंग मिली, तो वो काफ़ी ईमानदार फिशरमैन था। तो उसने वो राजा के पास गया। वो ऐसी कीमती रिंग थी जो कि राजा ने शकुंतला को दी थी। तो वो प्रीशियस रिंग यानी कीमती अंगूठी को लेकर गया राजा के पास, ठीक है। व्हेन ही वेंट पैलेस विद इट द गेटमैन अक्यूज्ड हिम ऑफ थेफ्ट। तो जैसे ही वो अंदर पहुंचता है तो जो गेट पर खड़ा होता है ना, राजा के गेट पर, तो उसको लगता है कि ये चोरी है। तो चोर है एक तरीके से। तो सारे लोग कहने लगते हैं कि ये तो चोर है, अंगूठी लेकर भाग रहा है, लेकिन वो चोर नहीं होता। पुलिस ऑफिसर बहुत ही ज़्यादा र्यूडली उससे बात करने लग जाते हैं, लेकिन किंग देखता है कि उसके पास अंगूठी है और वो देने आया है, तो किंग खुश हो जाता है। और जब वो अंगूठी को देखता है तो वो सारे लोगों से कहता है कि ये कोई चोर वो नहीं है, इसको रिवार्ड दिया जाए। लेकिन पुलिस ऑफिसर और गेटमैन ऐसा नहीं मानते, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप के होते हैं। तो गेटमैन और पुलिस ऑफिसर क्या करते हैं, राजा के सामने तो हाँ कह देते हैं, लेकिन बाद में फिशरमैन से कहते हैं कि तुम इस अंगूठी का मतलब जो भी तुम्हें रिवार्ड दे रहे हैं ना राजा, उसका कुछ हमें दे देना, काफ़ी कुछ हमें दे देना, ऐसा वो कहते हैं। और फिशरमैन के साथ पीने चले जाते हैं, ड्रिंक लेने, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे एक चाइनीज़ पिलग्रिम के बारे में। पिलग्रिम मतलब तीर्थयात्री, चाइनीज़ मतलब चाइना का एक तीर्थयात्री आया था इंडिया में, फाजियान के बारे में हमने किस चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर 6 में। नोटिस द प्लाइट ऑफ दोज हु वर ट्रीटेड एज अनटचेबल बाय हाई एंड माइटी। तो फाजियान जो एक चाइनीज़ पिलग्रिम थे, उन्होंने इंडिया में आकर ये नोटिस किया कि काफ़ी अनटचेबल्स लोग भी होते हैं, यानी अछूत लोग भी होते हैं, जिन्हें बड़े बड़े लोगों के द्वारा काफ़ी अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। उन्हें सिटी के, शहर के बाहर रहने के लिए बोला जाता है। तो चाइनीज़ पिलग्रिम फाजियान लिखते हैं कि अगर कोई भी ऐसा अछूत मार्केट में आता था तो वो ना ढोल बजा कर आता था, जिससे काफ़ी लोग उसे को सुन लेते थे और बड़े बड़े जाति के लोग अलग हो जाते थे और ना ही उसे टच करते थे। तो बना भट्टा प्रोवाइड अस विद अ विविड पिक्चर ऑफ द किंग्स आर्मी ऑन द मूव। ये हमने पढ़ लिया। अब हम बना भट्टा के बारे में पढ़ेंगे। बना भट्टा आपको पता है ना, बना भट्टा ने क्या किया था, एक राजा की आर्मी के बारे में बताया है हम लोगों को। तो राजा की आर्मी, द किंग्स आर्मी के बारे में पढ़ते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। राजा की आर्मी में काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट हुआ करते थे, वेपन्स हुआ, हथियार वगैरह हुआ करते थे। और जैसे ही राजा की आर्मी कहीं से भी निकलती थी तो काफ़ी आम आदमी ना राजा को गिफ्ट दिया करते थे, काफ़ी तरीके के, रैबिट, वेजिटेबल, स्पाइस, है ना। और राजा की आर्मी में ज़्यादातर जानवर हुआ करते थे, म्यूजिशियंस हुआ करते थे, ट्रम्पेट्स बजते थे और काफ़ी बड़ी बड़ी सेनाएं आया करती थी। लेकिन इससे क्या हुआ करता था, देखिए हाथी वगैरह आते थे राजा की आर्मी में। तो हाथी वगैरह और जानवर वगैरह जो राजा की आर्मी में होते थे ना, वो गांव वालों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते थे। कभी किधर पैर रख किया उनका, मतलब इधर उधर वो कर देते थे, मतलब swallowed up in डस्ट, यानी काफ़ी डस्ट वस्ट फैलाते थे और काफ़ी चीज़ों को इधर उधर कर देते थे जानवर वगैरह आर्मी के। तो विलेजर्स को काफ़ी नुकसान हुआ करता था, लेकिन फिर भी उन लोगों को गिफ्ट देना पड़ता था राजा को। और उसके बाद बनभट्टा कहते हैं कि पूरा जो जहाँ से भी आर्मी गुजरती थी वो जगह डस्ट में मिल जाती थी। चैप्टर फिनिश होता है, एल्सवेयर पढ़ लेते हैं। एल्सवेयर में हम अरेबिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। अरेबिया एक रेगिस्तान वाली जगह है जो कि, जैसे देखिए पाकिस्तान है ना, इंडिया है,
इंडिया है ना, इंडिया की साइड में पाकिस्तान है, पाकिस्तान की साइड में अफ़गानिस्तान है, फिर काजाकिस्तान वगैरह पड़ता है, और आगे जाते जाते अरेबिया भी आपको मिल जाएगा। तो अरेबिया एक डेजर्ट वाली जगह है, रेगिस्तान वाली, और वहाँ पर काफ़ी कम लोग रहते हैं वैसे तो, लेकिन धीरे धीरे करके अरब में काफ़ी व्यापार बढ़ने लगा, ठीक है, और इंडिया से यूरोप से काफ़ी लोग उधर आने लगे। अरेबिया में रहने वाले लोगों को हम बूडियंस कहते हैं, ट्राइब्स होते हैं मेनली वो, ठीक है। कैमल वहाँ पर चलाई जाती हैं, है ना, और काफ़ी मुश्किल से डिज़र्ट में रहा जाता है। 1400 साल पहले क्या हुआ था, प्रॉफिट मोहम्मद अरब के ही थे। 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद जो थे, उन्होंने एक इस्लाम की जो रिलीजन है, इस्लाम का जो धर्म है ना, उससे इंट्रोड्यूस करवाया था अरेबिया को, ठीक है। नया धर्म बना था इस्लाम, प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम was a religion that laid stress on equality and यूनिटी और ऑल बिफोर अल्लाह। तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में अल्लाह को बहुत माना जाता है और सभी लोगों को बराबर माना जाता है। तो कुरान वगैरह में ये सब लिखा है कि मुस्लिम मैन एंड वुमेन, और जो लोग बिलीव करते हैं, जो अच्छे लोग हैं, ट्रू मैन हैं, वुमेन हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, सभी लोगों को बराबर मानना चाहिए और अल्लाह के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, और अल्लाह उन्हें ग्रेट रिवार्ड देते हैं। विद इन 100 ईयर्स इस्लाम स्प्रेड टू नॉर्थ अफ्रीका। तो पहले इस्लाम काफ़ी कम था, फिर धीरे धीरे फैलता गया, नॉर्थ अमेरिका में आ गया, अफ्रीका में आ गया, स्पेन में, ईरान में, ज़्यादातर अभी ईरान में है इस्लाम, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अरब सेलर, अरब में भी काफ़ी है, अब तो ऑलमोस्ट हर ही जगह है। तो अरब के जो हैं वो ऑलरेडी फैमिलियर विद कोस्टल सेटलमेंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अरब के सेलर काफ़ी ज़्यादा इंडिया में भी आ गए और न्यू रिलीजन को काफ़ी मानने लगे। अरब के जो सोल्जर थे इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान अबाउट 3000 ईयर्स अगो। तो पाकिस्तान में 1300 ईयर्स पहले इस्लाम आया है, ठीक है। तो इस्लाम धीरे धीरे बढ़ता गया है, यहाँ पर ये बताते हैं। तो इस्लाम इंट्रोड्यूस करवाया था प्रॉफिट मोहम्मद ने लगभग 1400 साल पहले। तो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको? अगर समझ आया, पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू।